गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद और प्रोग्राम का आगाज करते हैं सवाल से। और सवाल ये है कि अक्सर हम किसी सुस्त या काहिल इंसान को नालायक पांडा कहते हैं। आखिर हम उसे नालायक पांडा क्यों कहते हैं? इसमें पांडा का क्या कसूर है? इट्स बिकॉज पांडा जो है वो सुस्त होता है, तो शायद इसलिए जो भी नालायक होता है हम उसको कहते हैं नालायक पांडा होता है। पांडा क्यूट भी होता है, क्या हम नालायक को क्यूट कह रहे हैं? अच्छा, एक ये वाला पांडा होता है और एक पांडा भी होता है। जैसे ये जो है ना, ये एक पांडा है। अच्छा, ये पांडा है, ये एक पांडा है। पंजाबी के लोग, पहाड़ी के लोग पटवारी जो जानते हैं, जो हिंद को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एक होता है पांडा जो कि जानवर है, और एक है पांडा जो कि ये बर्तन है। अच्छा, हमें नहीं पता होगा स्विट्जरलैंड में कभी इस तरह कहा नहीं गया ना। स्विट्जरलैंड, आप स्विट्जरलैंड से ही तो आए हैं अभी। ऐसी बात है बिल्कुल। और अब ये नहीं पता वैसे कि ये नालायक पांडा कौन सा वाला पांडा, ये पांडा है कि पांडा है? हो सकता है ये वाला पांडा हो, नालायक पांडा। हाँ, अब आप बताएं, नालायक पांडा या नालायक पांडा? हाँ, आप जरा शेयर करें। अब आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं? मुझे ये लगता है, अगर मैं किसी को, पहले तो मैं किसी को नालायक कहूंगी, लेकिन अगर कभी मुझे कहना पड़ जाए नालायक पांडा, तो मैं पांडा वाला पांडा इस तरफ को किसी पांडा जानवर वाला पांडा। मुझे कोई मसला नहीं है इफ यू वांट टू से दैट, क्योंकि मुझे पांडा बहुत पसंद है। टू एनिमल्स, पांडा एंड पेंगुइन्स मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम ओके विद दैट। अगर आप मुझे वो वाला पांडा कहें, इफ यू वांट टू से दिस पांडा, दैट्स नॉट टॉलरेबल। इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा, व्हाई दिस पांडा? बिकॉज़ ये किसी काम का नहीं होता ना। इसको क्यों काम का नहीं होता? इसमें खाना बनता है, आप बनाते हैं ना, ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग ना। ओके, साइंस लगाई गई है नाजरीन। आई लाइक इट। आप सबीन की साइंस से आई वाज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि अच्छा ये हो सकता है, बट मिजरेबली फेल्ड। somehow I miserably failed। चले कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, धोखा है, ये भी चलता है। लेकिन शुएब, कल का दिन आपका कैसा रहा, ये बताएं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और कितना अच्छा रहा? आपने क्या किया कल? मैंने क्या किया? What happened? अच्छा, what happened? You want me to tell that in accurate way? Obviously। So हुआ है कि I was expecting कि मैं सुबह आऊंगा तो मेरी टीम को मालूम होगा कि it's my birthday, तो मेरी टीम मुझे विश करेगी। अरे देखिए, हमें मालूम था कि 17 दिसंबर, और हम 1 दिसंबर से everybody knows। आप लोगों को पता है कि 17 हम लोग 1 दिसंबर से हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि शुएब ने किस तरह ढिंडोरा पीटना शुरू किया। मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। कि मेरी सालगिरह आ रही है 17 को। तो बात ये है कि जो 17 तारीख आई, हमें ये याद नहीं था कि आज 17 तारीख है। अच्छा, हम 17 तारीख को भी आप लोग काम में इतने मगन हो चुके हैं, इतने वर्कहोलिक हो चुके हैं कि आपको 17 तारीख भी याद नहीं रहती। आपको नहीं पता है 17, आपको नहीं याद रहता है ट्यूसडे या व्हाटएवर। तो बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन चले, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हम जरा ऑन एयर बर्थडे भी विश करें और जरा केक लेके आए। हमारी ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ओके। हमने कहा कि अच्छा, वो देखिए कल की जो सेलिब्रेशन थी ना, ये देखें जी, हमारे पास जबरदस्त केक आ चुका है। I think you like chocolate fudge, right? Yes, I like chocolate fudge. I'm seriously amazed. नहीं, हमने ये देखें, अब ये केक है बेसिकली नाजरीन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज हम जब 1 दिसंबर से ढिंडोरा पीट रहे थे, तो आप इस जर्नी का पार्ट थे, तो अब इस जर्नी का पार्ट भी आपने जरूर होना है। अब ये बताते चलें कि कल हमने ऑफ एयर सेलिब्रेशन जरूर किया, बट ये ऑन एयर सेलिब्रेशन। अच्छा, उस ऑफ एयर पे एक बात कर लूं कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अचानक से सबीन को याद आया कि अच्छा, मैं 18 साल का हो गया हूं ना। क्योंकि मेरी एक आदत है कहने की कि मैं हर साल ना आधा साल बढ़ा देता हूँ। आप समझ तो गए होंगे मेरी उम्र क्या हो गई है। तो मैंने कहा कि सबीन ने कहा कि 17.5, मैंने कहा नहीं 17.5 नहीं, 18 plus 18, so yeah 18 today, yesterday I turned 18, तो ये मैं कर दूं फिर इसको। चलें जी, जरा टीम मिलके हैप्पी बर्थडे आवाज आनी चाहिए सबकी। थैंक यू सो मच वंस अगेन जी टू ऑल माय टीम। सब ये शाहजी, आपकी आवाज सबसे ऊंची आनी चाहिए, ठीक है? चलें जी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैडम, चम्मच नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता मजीद। इट्स नाइस। ये जितनी वैसे ये आखिर वाली आवाज बहुत मजे की थी। ऐसी ये जो सुर बिखेरे गए हैं ना, ये सुर जो है ना, इन्होंने मेरा ख्याल आज आपकी बर्थडे जरूर बना दी है। नहीं, मैं कहता हूँ यू मेड माय डे अगेन। आई एम सम सीरियस। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज के दिन भी आप लोग इस तरीके से याद करेंगे, बिकॉज कल तो पूरी टीम ने मिलकर वी हैड ब्रेकफास्ट
केक कटिंग एंड यू नो वी एंजॉयड। उसके बाद भी सबीन घर वालों के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। आपने अब आगे की क्या रेजोल्यूशन रखी है? कोई जो न्यू ईयर की होती है तो बर्थडे की भी होती है, वैसे तो हम बहुत सारी दुआएं आपको देंगे कि आप अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहें अपने मुल्क के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। सो विश यू गुड लक। बट आपने क्या रेजोल्यूशन आपने रखी है? मैंने बिल्कुल रखी है। फिर हम जरा आगे बढ़े प्रोग्राम। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस रेजोल्यूशन पे काम करूंगा या मैं सोचूंगा, लेकिन आसपास का कुछ माहौल समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा व्हाट शुड यू डू। सो कल के दिन मैंने ये सोचा सबीन कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आपस के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोशिश करूंगा, मैं एक रोल प्ले करूंगा। और हमेशा से जब मैं रोल प्ले करता हूँ कि 2-3 लोगों के दरमियान अगर ताल्लुकात ख़राब हैं उनको बेहतर करने में मुझे खुशी होती है, मुझे सुकून मिलता है, कंटेंटमेंट मिलती है। सो दैट इज़ माई रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर कि मैं ये करूँगा। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये बड़ी अच्छी सोच है और आई एम श्योर कि इस नेक मकसद में आप ज़रूर कामयाबी हो। और आज जिन लोगों की बर्थडे है, कल जिन लोगों की बर्थडे थी, आप सबको भी वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, आज जो है वो आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें तो आज हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि आज जो है वो किसानों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। और जिस वक्त हम देखें हमारे सामने जब खाना होता है, हम मतलब हमें रियलाइजेशन नहीं होती कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। और शायद जिन लोगों की मेहनत होती है हम उनको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते, हम कभी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते। तो आज के दिन की मुनासबत से हमारे जितने किसान भाई जिनकी वजह से ये ग़िज़ा, ये खाना, ये अनाज हमारे सामने होता है, उनको आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सब का कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की अनथक मेहनत की वजह से, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस हों, हम हमेशा कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं शुभ, लेकिन एट द सेम टाइम कड़ी मेहनत जिस तरह से की जाती है मौसम को ना देखते हुए, जून जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की यख बस्ता ठंडी रातें हो, दिन हो, उसमें जिस तरीके से किसान काम करते हैं हम सब जानते हैं। अच्छा, मैं इस केक की मिसाल लूँ सबीन, अगर अनाज ना हो, गंदम ना हो, आटा ना हो, उसके साथ जो ना मैदा एंड एवरीथिंग, तो आपका केक नहीं बनेगा। शुगर केन की अगर कास्ट ना हो तो आपकी शुगर नहीं होगी। रोटी के बगैर आप कौन, हम वी कैन नॉट सर्वाइव ना, खाना। एंड देन पाकिस्तान इकोनॉमी, यू नो 20% ऑफ द जीडीपी मुंसलिक है ज़राअत के साथ, तो आज उनका दिन है और वी ऑल शुड पे ट्रिब्यूट टू फार्मर्स। तो इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत से सेगमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान एंड थैंक यू वंस अगेन। हम केक खा लें तब तक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं तालीम की। जब हम तालीम की बात करेंगे तो उसमें जिद्दत की बात जब आती है तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अब इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के बगैर एडवांसमेंट जो है उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में शुएब जो AI है, अब हम एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अब वो AI है। अब AI को एजुकेशन में, तालीम के शोबे में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उससे तालीम के शोबे को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी एंड देन गवर्नमेंट लेवल पे भी, कैसे कोलैबोरेशंस हो रही हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो हैं डॉक्टर इनामुल्लाह साहब ने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, क्योंकि तो आपको ज़्यादा काम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ड्रोन्स पर है, आपने उस पर ज़्यादा काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ रिसेंट एक प्रोजेक्ट था आपका एजुकेशन से मुंसलिक, दैट वाज फिनटेक, नेफटेक के साथ मिलकर आपने फिनटेक का करिकुलम डिज़ाइन किया था। थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट वाज दैट एंड इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मतलब मैं AI के हवाले से और स्पेशली AI का रोल जो है एजुकेशन में कैसे है उस पे मतलब थोड़ा सा बात कर सकूं। नो डाउट मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो AI ड्रोन्स में ज़्यादा है, लेकिन पिछले 11 साल से मैं पाकिस्तानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और असल में ड्यूरिंग PhD और आफ्टर PhD एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो मेरा ज़्यादा रुझान जो है वो AI की तरफ ही था और स्टिल वर्किंग ऑन AI।
तो अगर इवन एक जगह पे मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मतलब इज़ इट बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मतलब अक्सर फॉर टीचर्स इट्स बिन आस्क टू मच के मतलब अभी अगर कोई इंग्लिश टीचर है और वो एक ऐसे का एग्जांपल देती है स्टूडेंट्स को और वो चैट जीपीटी में दे के वो डायरेक्टली वो सॉल्व कर देते हैं, तो फिर वो उस इंग्लिश टीचर का रोल क्या रहा? सही बात है। तो मतलब अभी इस लेवल पे मतलब एआई का रोल बहुत ज़्यादा आएगा इन स्कूल, कॉलेजेस, एवरीवेयर। इवन आई विल से अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस, आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज़ अ लॉट टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मैं अप्लाई खुद करता रहता हूँ फॉर डिफरेंट पोजीशंस एंड जॉब्स। तो मुझे ऐसे हुआ कि मतलब इनिशियल स्क्रूटनी मेरी हो गई एक जगह पे इन यूके, और जैसे मेरी इनिशियल स्क्रूटनी हुई तो आई थॉट के मतलब देयर विल बी सम फिजिकल प्रोफेसर्स एंड इट विल बी एन ऑनलाइन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। डायरेक्टली जैसे मैंने वो रजिस्ट्रेशन चीज़ें फाइल अप की तो देयर वाज अ चैट बॉट केम टू मी और मतलब वो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगा। तो मतलब ये चीज़ें अभी एचआर जो है मतलब इट मस्ट बी एआई बेस्ड राइट नाउ। अगर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो स्टूडेंट्स को वो हेल्प आउट करेगा इन सो मेनी स्टेप्स के, मतलब टीचर्स को भी हेल्प आउट करेगा इन ग्रेडिंग। अगर एआई को हम देखें तो वो हर जगह पे हेल्प आउट कर रहा होगा, तो मतलब एआई का रोल बहुत ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो इन चीटिंग पर्सपेक्टिव्स आई विल से कि मतलब वो थोड़ा सा मतलब एक डिफिकल्ट, हाँ चैलेंजिंग होगा। उसके लिए थोड़े से लॉज मेरे ख्याल में बनाने होंगे, क्योंकि ये है कि एआई इतनी इंटेलिजेंट तो हो ना कि वो बता सके कि ये चीटिंग है। हाँ, देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर दैट। ऑनलाइन आप चैट जीपीटी से कुछ लिखे एंड देन आप उसको प्लेजरिज्म उसके अंदर आप चेक करें, वो क्लियरली बता देता है कि कितने परसेंट। इवन बीइंग अ प्रोफेसर वी यूज्ड टू चेक वन थिंग कि मतलब जब हमें कोई भी रिसर्च आर्टिकल आता है तो पहले सिर्फ हम प्लेजरिज्म चेक करते थे, और रिसेंटली अभी एआई का भी हम प्लेज चेक करते हैं। अगर एआई आता है, एआई का कंटेंट अगर उसमें होता है तो देन इट नॉट बी प्रोसेस्ड फॉर द पब्लिकेशन और समथिंग लाइक दैट। ऐसे में फिर कैसे हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ भी होता है, वो इस चीज़ से कि हमने जिस चीज़ का इंट्रोड्यूस करवाया, जिस चीज़ को, जिस तरह चैट जीपीटी है, हमने अपनी आसानी के लिए करवाया। अगर हमें खुद ही लिखना है तो फिर चैट जीपीटी का क्या फ़ायदा? आप हेल्प ले रहे हैं, आप सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे प्रोफेशनली या अपने एजुकेशनल करियर में, और उसमें प्लेजरिज्म चेक हो रहा है, अदरवाइज आपकी, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आपके पेपर में मार्क्स कट होना शुरू हो जाते हैं, कैसे बेनिफिशियल है फिर ये? इट्स टू मच बेनिफिशियल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बीइंग अ प्रोफेसर मतलब हम अगर पेपर्स बनाते हैं तो मतलब पेपर बनाने में भी हमें काफ़ी हेल्प देता है और स्टूडेंट्स को हेल्प देता है। लेकिन अच्छा, आप लोग पेपर बनाते हुए ले लें उससे हेल्प, हम सॉल्व करते हुए ना लें हेल्प। अच्छा फ्रॉम लास्ट ईयर्स आई विल से इन 2022 इटली में ये इसको प्रोफेसर्स के लिए ओपन रखा था और फॉर students it was completely banned। मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विल नॉट यूज चैट जीपीटी एंड दीज थिंग्स। तो मतलब इसके लिए इस तरह के हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो कि रह रहे हैं, तो मतलब इसमें हमारे लिए थोड़े से लॉज बनने चाहिए, क्योंकि मतलब ये एआई जनरेटेड टेक्स्ट होता है, इसमें इतना लॉजिकल ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी इधर लाजमी। तो मतलब इस तरह के टूल्स भी हमें बनाने चाहिए, लेकिन ह्यूमन एफर्ट को थोड़ा सा मतलब वो करना होगा, एनकरेज करें ना थोड़ा, क्योंकि अगर लेट्स से अगर हम गूगल पे भी देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा अवेलेबल। आप लोग कोई भी मतलब टॉपिक देते हो तो देयर आर प्लेनी साइट्स कम इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन उसमें कौन सा आपके लिए एक्यूरेट है, देयर शुड बी अ माइंड समवेयर के मतलब आपको गाइड कर सके। इवन इन चैट जीपीटी या जो बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें देखिए कमांड तो आप खुद दे रहे हैं, उसे एक प्लॉट तो आप खुद दे रहे हैं कि अच्छा ये सवाल है और इसका जो जवाब मैं लिखना चाहता हूँ उसमें ये पॉइंटर्स हैं जिसको मैं मद्देनज़र रखना चाहता हूँ और ये सीक्वेंस रखना चाहता हूँ। हाँ, ज़रा उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होगा, ओवरऑल उसका एक स्ट्रक्चर बेहतर होगा। सो उसमें भी प्लेजरिज्म अगर आ जाएगा तो टीचर तो ये समझेगा कि सारा कुछ चैट जीपीटी ने लिखा है, बट सब कुछ तो चैट जीपीटी ने नहीं लिखा। अगर लेट्स सपोज आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मिशन स्टेटमेंट है लिखना, तो आपने है, कमांड तो आपने देनी है थ्रू आउट, वो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक अच्छा बना के आप उसको नहीं फॉर
गुड यूज, इट्स अ गुड वन, लेकिन इसके हवाले से मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से आप लोग को मतलब आगाह करूंगा, क्योंकि मतलब नॉर्मली हम खैर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इधर ये सिचुएशन है कि वी आर हैविंग फ्रेंड्स फैमिली अलॉट, मतलब हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, हम लोगों के साथ काफ़ी आसानी से घुल मिल लेते हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, तो वो काफ़ी लोनली फील करते हैं, दे वांट टू इंटरेक्ट विद समवन लेकिन कोई होता नहीं है, तो दे यूज टू इंटरेक्ट विद चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मतलब क्योंकि इट्स मतलब वॉइस ऑटोमेटेड भी है, आप लोग के मोबाइल फ़ोन्स पे भी आया हुआ है, तो उसमें ऐसे है कि वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स माय फादर नेम, मेरे फादर, मतलब वो उसको पहले से बता देते हैं, तो वो आपको उसी तरह आंसर कर रहा होता है, तो इट्स अ लिटिल बिट रिस्क एज वेल, क्योंकि वो चीज़ें स्टोर कर रहा है आपके साथ, मतलब आपकी लोकेशन को स्टोर कर रहा है, आपकी बातों को स्टोर कर रहा है, तो इट्स अ बिट अलार्मिंग एज वेल। वो एक एडिक्शन भी है, तो इस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट एवरीबडी नोज कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो उसमें भी है कि जिस तरह से एआई को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसका फिर बताया कि उसका रिजल्ट भी क्या हुआ और कितना डिजास्ट्रस था वो। बिल्कुल, तो असल में जितनी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके जितने बेनिफिट्स होते हैं उतने ज़्यादा रिस्क्स भी होते हैं, तो इस वजह से लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसका एथिकल यूज़ किया जा सके। अच्छा डॉक्टर नाम, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपने किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया, थोड़ा मैं चाहूँगी उस हवाले से भी बताएं। करंटली अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो मतलब मेरा अपना प्लेटफॉर्म है AI एक्सप्लेन यू साइंस, जिस पे मैंने अभी रिसेंटली कोलैब किया कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, तो हमने ऐसे किया कि वी हायर्ड अराउंड 100 इंटर्न्स कि हम ये इनिशिएटिव मैंने पाकिस्तान में ही लिया इसी हवाले से कि मतलब मैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी ले आके, एंड इट्स टोटली रिमोट के मतलब इन लोगों को हम पाकिस्तानी, साउथ कोरियंस, चाइनीज़, US, UK, यू गाइज विल नॉट बिलीव के मतलब उस इंटर्नशिप में इवन बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने भी हमें अप्रोच किया कि मतलब हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमने कुछ मेंटोर्स हायर किए और उसके साथ साथ जो है अभी हम उन इंटर्न्स को जो है ग्रूम कर रहे हैं कि मतलब वो इस AI की इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रूम करवाएं, क्योंकि अगर आजकल के ये ट्रेंडिंग चीज़ें अगर हम इसको बैंकिंग सेक्टर में भी लेके जाते हैं ना, तो कस्टमर सर्विसेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अगर हम हेल्थ केयर में जाते हैं तो भी इसका यूज़ होगा, अगर एजुकेशन में देखते हैं तो भी इसका यूज़ होगा। इन ए नियर फ्यूचर विदाउट AI देयर इज़ नथिंग, तो मतलब हर जगह पे आप लोग को AI ही नज़र आएगा। एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ऑफ कोर्स, ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये है कि मतलब टीचर्स में नहीं आ रही ना, क्या करें। नहीं, टीचर्स में आ चुकी है, लेकिन ये है कि मतलब देयर आर सम कंसर्न्स अबाउट द एथिक्स। नहीं, एथिकल यूज़ ऑफ AI तो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी, AI और फिर जनरेटिव AI, ये क्या फ़र्क है दोनों में? AI इज़ अ ब्रॉडर टर्म, और जो कि जनरेटिव AI है वो असल में मतलब एक तो ह्यूमनाइड टेक्स्ट होता है, जैसे कि जनरेटिव AI में ये ऐसे होता है कि मतलब आप लोग कोई भी टेक्स्ट जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ AI, जैसे चैट GPT में आप लोग जनरेट करते हो, फिर वॉइस ऑटोमेटेड भी आप लोग मतलब जनरेट कर सकते हो। अव्वल से कि मतलब इसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज में इसका बड़ा यूज़ किया जाता है, और इवन आप अपने जहन में कुछ भी सिनेरियो चैट GPT को दे दो, इट विल मेक एग्जैक्ट फिगर फॉर यू। तो मतलब जैसे ये डिज़ाइनर्स होते हैं, दे यूज टू मेक थंबनेल्स और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए, यूट्यूबर्स के लिए बनाते हैं, तो वो आपको बड़ी आसानी से मतलब बना देता है। तो जनरेटिव AI यूज टू जनरेट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोज़ और स्टोरी टेलिंग, वो आपको मतलब सारा कुछ बना के दे देता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जनरेटिव AI। तो इसमें ये जो चैट GPT है ये किस में फॉल करता है? जनरेटिव AI कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जनरेटिव AI और चैट GPT। चैट GPT कम्स इन द फैमिली ऑफ LLM। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड है, तो मतलब बिल्कुल चैट GPT भी जनरेटिव AI का ही एक टूल है। ठीक है। तो मतलब इस तरह ये सारा कुछ मतलब काम कर रहा होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा और इस पे बात करूं तो मतलब आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये है कि लोगों को अभी एक्सेप्टेंस आ रही है कि मतलब अगर मैं कस्टमर सर्विसेज पे जाता हूँ, तो अगर आप लोग लेट्स से इवन इफ़ आई टॉक अबाउट स्कूल्स, तो आजकल अगर कोई स्कूल में एडमिशन भी लेना चाहता है
तो ऐसे एआई के चैटबॉट्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि मतलब आप लोग फ्रेंडली वे में उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आपको सारा कुछ मतलब बना के दे देते हैं। रिसेंटली आई वाज टीचिंग वन ऑफ अ कोर्स दैट वाज ऑन जनरेटिव एआई विद एलएलएम। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मतलब मैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए छोटे मोटे चैटबॉट्स ही बना रहा था। उन चैटबॉट्स का मेन पर्पस क्या था कि लेट्स से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए चैटबॉट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी इधर काफ़ी ट्रेंड में है या आने लगेगा इन नियर फ्यूचर। क्योंकि अभी अगर एक स्कूल है, कोई भी बंदा आके एडमिशन लेगा तो वो अगर जाके कॉल करेगा इट विल बी अ लिटिल बिट हासल, तो व्हाई नॉट कम्युनिकेट विद अ चैटबॉट और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी दे देगा। यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट। हम क्या करते हैं कि मतलब अगर कोई इस तरह का चैटबॉट बनाना चाहता है तो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो कि आपको ओपन सोर्स मिल जाते हैं और आप उसमें मतलब आसानी से अपना चैटबॉट बना सकते हो। जैसे कि हम कहते हैं कि एआई आ गया है, तो मतलब इट्स नॉट अ बिग अलार्म फॉर द पीपल और फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा अलार्म है। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है इससे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और इन ए नियर फ्यूचर इट विल बी कम्प्लीटली डन। पीपल विल गो फॉर आइडियाज कि मतलब पहले जैसे कोड हम लिखते थे बीइंग अ प्रोग्रामर, तो हम लंबे लंबे कोड्स लिखते थे। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग आ गई है। अगर एआई का एक टूल मैं आप लोग को बताऊं, दैट इज कॉल्ड अ बोट प्रेस। बोट प्रेस पे आप लोग कोई भी विद इन 10 to 20 मिनट्स आप लोग अपना चैटबॉट बना सकते हो। Let's say if someone wants to search a location of a PTV home, अगर उसको वो सर्च करना चाहता है किस जगह पे है, किस सेक्टर पे है, तो इसकी डिटेल्स आप लोग बोट प्रेस पे मतलब विद इन 10 to 20 मिनट्स वो चैटबॉट बना सकते हो। तो वो आपको लोकेशन का सारा कुछ बता सकता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स अवेलेबल जिस पे हम मतलब इस तरह के चैटबॉट्स बना सकते हैं। हम क्या अपने बच्चों को भी एजुकेट करें इस हवाले से, बिकॉज इतने टूल्स आपने बता दिए, यहाँ बैठे गिनवा रहे हैं आपकी ऐसे ऐसे ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। सो क्या हमारे इदारों में भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, क्या वो बता रहे हैं बच्चों को? ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब असल में हायर स्टडीज़ पे जैसे हम मतलब स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मतलब इसमें तो लाजमी मतलब एआई का रोल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर ये हम नहीं पढ़ाएंगे आजकल के दौर के लिहाज से तो मतलब इन ए नियर फ्यूचर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एआई के बगैर हमारा नहीं कर सकते ना। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आप कैसे अवेल करेंगे? इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल से कि मतलब इवन मैं तो खुद स्टूडेंट्स को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ कि मतलब जैसे कि 2017, 2016, 2015 में जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, they have moved even towards AGI, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे मतलब ये एआई में जिद्दत कम होती जाएगी और मतलब लोग सोचने लगेंगे कि एआई में इतना रुझान नहीं रहा, देन द टर्म विल कम, वील कॉल इट AGI, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। और आई विल से यू बोथ ऑफ यू, आप दोनों को स्ट्रॉबेरी पसंद है कि नहीं? पसंद है। तो मतलब लेट मी अनाउंस वन मोर थिंग कि मतलब ChatGPT ओपन एआई ने अनाउंस किया था और ओपन एआई इज राइट नाउ वर्किंग ऑन स्ट्रॉबेरी, नॉट टू मेक स्ट्रॉबेरी फॉर यू गाइज, लेकिन स्ट्रॉबेरी इज अ कंपनी बेसिकली जो कि मतलब अभी हम ChatGPT को सिर्फ ये देते हैं कि मतलब ऐसे लिखना, मतलब छोटे मोटे टास्क करना, इतना कॉन्शियस लेवल तक ये नहीं पहुंचा। AGI की जो स्ट्रॉबेरी कंपनी है, इन्होंने ये जो अभी लॉन्च की है और दे आर वर्किंग ऑन इट, तो मतलब ये इस कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाएगा कि ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके देगा, नए इक्वेशंस बना के देगा। तो इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल इनोवेशन। पता नहीं हमारी बारी कहाँ था ये सब कुछ, ऑनेस्टली ऐसे दिल दुखता है अब तो। जोक्स असाइड, बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो अभी की जनरेशन है, अब आप लोग ये सब विटनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली आने वाली जनरेशंस जो है वो मजीद नई चीज़ें विटनेस करेंगे जो कि आपको बेहतर नॉलेज भी देंगी, एट द सेम टाइम आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। और सभी जो फैसिलिटीज हमें अवेलेबल थी, हमारे बड़े भी कहते हैं कि वो उनको नहीं थी, तो वो ये एक अच्छी बात है कि देखिए इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात, हम नई नई चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं और नई नई चीज़ें जो हैं हम डेवलप भी करते रहते हैं, हम उनको इनोवेट करते रहते हैं। सो यही एक अच्छी बात है। रियली विश के आगे चल के मजीद चीज़ें बेहतर करें, लेकिन एट द सेम टाइम एथिकल यूज बहुत इम्पोर्टेंट है
कि इससे किसी को नुकसान ना हो, आपको नुकसान ना हो, और जो आपको सिक्योरिटी आप जो है ना आप किसी की ब्रीच कर रहे हो, और ये मेक श्योर करें, खुद भी ख्याल रखें कि आपकी सिक्योरिटी भी कोई ब्रीच ना क्योंकि अगर आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अगर आपके सिक्योरिटी के एलिमेंट को देखते हुए आप एआई को यूज़ करेंगे कि ठीक है आपकी सिक्योरिटी ज़रा फुल प्रूफ हो जाए, तो एट द सेम टाइम देयर आर रिस्क्स, देयर आर चैलेंजेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम एआई की बात करें इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी आपने जिक्र की, मैं बताऊँगा और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को स्पेशली जो यंग लॉट है थोड़ा सा गाइड कर सकें ये अपॉर्चुनिटीज़ इन एआई हैं, ताकि वो सीख सकें और उसमें फिर आगे कमा सकें। दिस इज़ द क्वेश्चन नीड टू बी एड्रेस एट द मोमेंट, क्योंकि मतलब आजकल के दौर में मतलब हम सारे जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ रिसर्चर या एज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अगर मैं बात करूं तो मतलब हम अगर वेब इंडस्ट्री की बात करें, वेबसाइट्स अगर कोई स्टूडेंट बनाता है या वेब इंजीनियर बनाता है तो वो अभी आपको एआई ही बना के दे रहा है। तो मतलब वो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग जो आप करते थे, वेबसाइट बनाते थे, HTML CSS एंड देयर आर सो मेनी, तो अभी उसके लिए टूल्स आ गए, यू जस्ट नीड टू मेक यूज ऑफ दैट टूल्स। तो इस हवाले से नेफ्टेक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें मैं अपनी कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि मतलब रिसेंटली उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर द टू डिज़ाइन अ करिकुलम अबाउट एआई। तो मैंने 2 कोर्सेज का करिकुलम डिज़ाइन किया था, एआई फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एआई फॉर बैंकिंग। मतलब आजकल जो है ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग और इवन बैंक्स में जो है फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो मतलब मैंने इन कोर्सेज में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब वो इसके टूल्स पे मैंने वो करिकुलम पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया है। बेसिकली इस तरह के छोटे मोटे कोर्सेज से ही हम मतलब अपने यूथ को ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल यूथ का ये भी होता है कि पूरे कंसर्न होता है कि क्या एआई के बाद जॉब्स कम हो जाएंगी या कि एक नई दुनिया खुल जाएगी, नई जॉब्स होंगी, नए मौके होंगे? जॉब्स तो मतलब ये है कि मतलब जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि मतलब फॉर एवरी न्यू टेक्नोलॉजी देयर आर सो मेनी रिस्क्स एज वेल। बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क्स भी आते हैं। तो रिस्क में नो डाउट ये है कि अगर हमने अपने आप को ग्रूम नहीं किया तो हम उस लेवल पे मतलब फिर जा नहीं सकेंगे। लेकिन स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा। स्किल सेट तो लाजमी है। तो मतलब इस हवाले से ये छोटे मोटे शॉर्ट कोर्सेज जो है अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मतलब एआई ऑटोमेट करेगा और फैसिलिटेट करेगा लोगों को, ना कि आपके जॉब्स छीनेगा। लेकिन हमने अपना माइंडसेट ऐसे डेवलप करना होगा कि एआई विल ऑटोमेट द एंटायर थिंग। अगर हम कॉल सेंटर्स को देख ले तो इट विल बी टोटली बिकम ऑटोमेटेड। अगर हम हेल्थ केयर में कस्टमर सपोर्ट को देख लें, अगर आप एजुकेशन में कस्टमर सपोर्ट को देखते हैं या मतलब स्टूडेंट सपोर्ट को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। इवन देयर विल बी लॉजिस्टिक्स, जो कि मतलब लॉजिस्टिक्स में रोबोट्स आ जाएंगे एंड दे विल बी डूइंग दैट वर्क। आपके घर पे जो है रोबोट्स होंगे एंड द बिग इंडस्ट्री इन ए नियर फ्यूचर विल बी, आई विल से इफ समवन वांट टू स्टडी सो आई विल पर्टिकुलरली से टू देम दैट स्टडी एआई एल्गोरिथम्स। जैसे आजकल अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे बनाना चाहता है तो वो कहता है कि लेट मी इन्वेस्ट इन अ property or something like that. In a near future people will be having robots in their houses और उसमें जैसे आप लोग easy load करते हो या इस तरह करते हो, तो मतलब if let's say if I'm a cognitive algorithm developer तो मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोग को अपना algorithm जो है subscription base पे दूंगा। मैं दूंगा तो मतलब it will be for a limited time. तो in a near future if someone will make AI based algorithms तो he will have ह्यूज मतलब अमाउंट ऑफ मनी वो मतलब अर्न कर सकता है, और मतलब आई विल से कि $1 बिलियन वो कमा सकता है। जबरदस्त जी, नया दौर, नए मौके, लेकिन जाहिर सी बात है हाँ। और शुएब अगर लेकिन वो एक बात है कि आपको कम्पीट करना होगा, साथ आपको सीखना होगा। अगर आप सीख नहीं रहे और आपको ये है कि अच्छा जी एडवांसमेंट आती रहे, तो एडवांसमेंट आपके सामने बड़ी हुई है, आपको यूज नहीं करनी आती, उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
राइट जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त आ जाता है पाकिस्तान टेलीविज़न के कुछ बड़े नामों को डिस्कस करने का, उन साथियों को याद करने का जो हमसे बिछड़ गए। आज ही के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अली एजाज साहब की। अगर बात की जाए फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में तो क्या उनका ज़बरदस्त काम है। आज उनको बिछड़े हम सब से 6 बरस बीत गए हैं। 18 दिसंबर 2018 में उन्होंने वफ़ात पाई थी लाहौर में। उनके काम को आज हम मिलकर याद करेंगे, उसको आज हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरह से अदाकारी में जान डालते थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के काफ़ी सारे ड्रामास की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने बेहतरीन अदाकारी जो है उसके जौहर उन्होंने दिखाए हैं। और ख्वाजा इंसान एवरीबडी नोज़ एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ थी, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, उसमें जो उनका रोल था उसको बहुत पसंद किया गया। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो अगर जब वो स्क्रीन पर आते थे, हम बात करें संजीदा रोल की तो फ़ौरन संजीदा रोल में वो ढल जाते थे। अगर बात की जाए कॉमेडी की तो फ़ौरन वो कॉमेडी के किरदार में वो ढल जाते थे। तो जो रोल जिस टाइम पर उनको दिया जाता था उस रोल को वो बखूबी निभाते थे। तो आज ज़रा अली एजाज साहब के काम को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम याद करते हैं। एक छोटा सा पैकेज इस हवाले से हमारे पास मौजूद है, तो आइए मिलकर ज़रा यादें ताज़ा करते हैं। Telling lie early in the morning in front of me. चलो मैं एक इंसान हूं, मेरे सीने 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੌਲੇ ਕੋਲੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹਰ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। मेरे हाथ को चोट लगी है, ऐसा वो दरवाजे में आ गया था ना, गहरा जख्म है तो जिक्र हमने किया अली एजाज साहब का, उनसे मुतालिक हमने पैकेज आपको दिखाया और जिस तरह से उनकी अदाकारी सबीन हमने कुछ क्लिप्स जो शेयर किए कि अगर एक लम्हे में कोई संजीदा बात तो दूसरे ही लम्हे कैसे बिल्कुल स्विच करना और एक नए अंदाज से बात करना। और इसी तरह से देखें अभी जब हमने ये देखा, जब हम ये देख रहे थे उनका काम थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत इतने कम वक्त में हम आपको दिखा सके तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। Absolutely. जब हम वापस आए, हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। सो ये किरदार में जान डालने की बात होती है कि आपका पूरा एक ऑरा होता है, जो कि अली एजाज साहब का बहुत ज़बरदस्त एक औरा था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दौर भी देखा। एब्सोल्युटली नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और जब हम याद करने की बात करें, ज़मीन आपने भी जिक्र किया था कि आज हम कुछ ऐसे नामों का जिक्र कर रहे हैं जिनका काम पीटीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ अब जो नाम मैं लेने लगा हूँ बरे सग़ीर में उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। नामवर मौसीकार बरे सग़ीर के आज हम उनको याद करेंगे। रशीद अत्रे साहब की मैं बात कर रहा हूँ। आज उनको हमसे बिछड़े 57 बरस बीत गए हैं, 57वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। जब उनके हम काम की बात करें, बहुत सी फिल्म, लेकिन एक फ़िल्म मेरे माइंड में आ रही है, फ़िल्म 7 लाख, और उसका गाना आए मौसम रंगीले सुहाने। तो वैसे तो उनका बेशुमार काम है जो हमारे सामने है। कुछ काम हमने सोचा आपसे हम शेयर भी करेंगे आगे चलकर, एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और जिक्र करूं उनके हवाले से, तो 3 मरतबा निगार अवार्ड से उनको नवाजा गया। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम और हम सब उनको आज याद भी कर रहे हैं। उनके काम को भी हम एंजॉय करेंगे देखकर। तो आपके साथ एक पैकेज शेयर करते हैं। को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कह।
से मुखड़े हो नागन जुल्फी चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जा रे बालम हमने जिक्र किया रशीद अत्री साहब का, और ज़ाहिर सी बात है हम जिन आज अदाकारों की बात कर रहे हैं, मौसीकारों की बात कर रहे हैं, उन सब का काम हम सब के दिलों में ज़िंदा है। और आज भी जब हम उनका काम देखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन लोगों ने, तो हमारे चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट होती है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोई भी रास्ता उसको आप देखें, बहुत से लोग जाते हैं, आपको अगर नज़र आ भी रहे हो, तब भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस रास्ते पे पहली बार गया होता है। ये बात मैंने इसलिए भी की क्योंकि सबीन कुछ दिन पहले हुआ ये कि एक लड़की को मैंने बाइक पे जाते हुए कहीं देखा, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरा देखो शी इज़ राइडिंग अ बाइक, तो शी सेड आई मीन व्हाट्स न्यू बाबा, इट्स नॉर्मल। तो मैंने कहा हाँ बात तो इसकी ठीक है, इट्स नॉर्मल नाउ। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। हाँ, उसने ठीक जवाब दिया। हाँ। अच्छा, शहरों में या बहुत से इलाकों में तो वाकई अब नॉर्मल हो गया है, विच इज़ गुड कि लड़कियां ख़वातीन बाइक पर जा रही हैं, चाहे वो काम के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, नॉट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कर लेता हूँ, स्कूल पे ज़रा बहुत रेडी हो जाएगा। I mean, 18 प्लस यस। नहीं, वो छोटी छोटी बाइक्स आ गई हैं, चलो वो तो विदाउट नहीं उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, वो जो सीसी पर डिपेंड करता है ना, वो जो आजकल कुछ ऐसी बाइक्स हैं वो तो साइकिल की कैटेगरी में आ जाती हैं, तो वो चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, स्कूटीज काइंड ऑफ थिंग, ई बाइक्स जो होती हैं वो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। I have no idea about that, but still, just stay like very careful. हाँ, ये ज़ाहिर ज़रूरी है, आप बच्चों के हेलमेट perspective एंड से वैसे एवरीथिंग, भी। ये ज़रूरी है। अच्छा शरीफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब आपने कहा ना शहरों की आपने बात की कि बड़े शहरों में हम देख रहे होते हैं सब। अब वैसे हमने काफ़ी रूरल एरियाज में भी देखा है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, अपने इदारों में जा रही हैं, वो काम कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे नॉर्थ की तरफ भी खवातीन जा रही हैं। I was about to say सबीन के ये सब कुछ नॉर्मल, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे जाके देखें कि वहाँ पर मुश्किल रास्ते, जहाँ पर गाड़ी भी नहीं उस तरीके से पहुँच पा रही होती, जहाँ हम जाते हुए भी बड़ा सोचते होते हैं, स्पेशली हमारे बुजुर्ग हमें मना करते हैं मत जाओ, वहाँ पर अगर लड़की नजर आए आपको भी बाइक पर, समटाइम्स हैवी बाइक पर, तो आप फिर सोचते हैं ओके वाओ, दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग जो कि हमें वाकई इस पर बात भी करनी चाहिए। तो आज ऐसी मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। ये पहली खातून बाइक राइडर है पाकिस्तान की जो कि 11 सियाचिन तक गई हैं और उसकी दूसरी साइड फरानो बॉर्डर तक भी गई हैं, यानी ये वहाँ तक नॉर्मली ख़वातीन नहीं जाती। तो ये जो 5 साल से इनका बाइक का सफ़र है जो कि अब हैवी बाइक पे मुंतकिल हो चुका है, और ये ऑफ रोडिंग भी करती हैं, पहाड़ों का रुख करती हैं, पहुंच जाती हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पर। और मैं बल्कि पढ़ रहा सबीन के एक लंबी समिट्स भी इन्होंने की है एट द सेम टाइम शी इज अ लॉयर। तो इतना कुछ करने का क्या मकसद है इनका? इनसे आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमारा शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, नाइस टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे जी। हमारा साहब 5 साल का ये सफ़र है, बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा होगा आपका। ये ख्याल आपको कैसे आया कि ठीक है बाइक तो चलानी है लेकिन फिर पहाड़ों पे भी जाना है? एक्चुअली आई रियली वांट कि मैं पाकिस्तान का हर कॉर्नर पे जाऊँ। Okay. पहले तो मैं ट्रैकिंग करती थी, से माउंटेनियरिंग से आप एक हद तक जा सकते हो, एक वर्टिकल लिमिट तक, एल्टीट्यूड तक आपने जाना है। लेकिन जब मैं ट्रैकिंग के लिए जाती थी, आई यूज टू सी कि हम लोग बस जीप्स पे जा रहे हैं एक पॉइंट तक, और उसके बाद हम लोग ने वॉक स्टार्ट कर दिया, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। तो आई वाज लाइक यार मैं इस बाइक के थ्रू क्यों नहीं जाऊँ? बाइक के थ्रू मैं उन जगहों पे जा सकती हूँ जहाँ जीप नहीं जा रही, हमने बस जाना है ट्रैकिंग के लिए, एक पॉइंट तक ही जाना होता है। तो इसलिए फिर मैंने बाइकिंग स्टार्ट की। बाइकिंग तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी करी थी, लोकल राइड्स जैसे होते हैं, आप सिटी में कर रहे होते हो, लेकिन हाई एल्टीट्यूड नहीं था, माउंटेन्स में नहीं था। इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। इसलिए फिर मैंने इस साल 2 मेजर ट्रिप्स किए हैं। ओके, वो कौन से मेजर ट्रिप्स थे? एक समर का ट्रिप था जिसमें आप दियोसाई एंड नलतर एंड मिनीमर की ऑफ रोडिंग करना चाहती थी। मिनीमर की ऑफ रोडिंग इसलिए थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि वहाँ पे 1 to 5 भी अलाउ नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू 150 cc। और नलतर की ऑफ रोडिंग है बिल्कुल लेक्स के अंदर से आपने जाना है। लेक्स के अंदर से जाना है? या
नलतर एक्चुअली फेमस है नलतर लेक्स के लिए। नहीं मतलब लेक के अंदर कैसे से बाइक लेक के कैसे अंदर से जाना है? कैसे? हाँ इसलिए बहुत है सारा का सारा, आप रॉकी प्लेस है, टेरेन ही Okay. ऐसा है कि आप वहाँ से सिर्फ जीप के थ्रू जा सकते हो। आप मतलब या तो आप हाइक करो या जीप 4x4 के थ्रू जाओ। Okay. अगर आपने नहीं करना तो 4x4 के बाद मुझे एक ही ऑल्टरनेटिव मिला है कि आप बाइक के थ्रू जा और सकते हो। चला जाता है बाइक? या चला तो जाता ही है लेकिन बस कैसे जाता है वो बताएं हमें। चला तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपके पास अगर ऐसे अच्छा सीसी का बाइक है तो यू कैन गो। ओके। लेकिन ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं, आपको स्किल्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको पहले से कम्पिटेंसी हो आपकी यहाँ पे भी होनी चाहिए, रोड नॉलेज आपको होना चाहिए, प्रैक्टिस आपने आपकी अच्छे से ट्रेनिंग की बहुत हो। इंपॉर्टेंट है। बहुत। आपने ट्रेनिंग ली, किससे चलाना सीखी आपने बाइक? एक्चुअली मुझे ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि घर में बाइक्स होते हैं भाइयों के पास, तो आराम से भाई चलाने की दे बाइक दिया से उन्होंने? स्टार्ट किया। हाँ दे आर सो इजी, बल्कि वो तो मुझे फोर्स करते थे प्लीज़ शुरू कर दो, अच्छा शुरू कर दो। आप काम बहुत कहती होंगी ना उनको, तो कहते होंगे बाइक खुद चलाओ तो खुद जाओ। नहीं कहती होंगी दही ला के दे दो तो वो कहते होंगे ये चाबी पकड़ो खुद जाके ले आओ। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ी सी शुरू से बहुत ज़्यादा वर्कaholic हूँ हाँ। और इतना ज़्यादा डिफरेंट जॉब्स एंड ऑल दैट, तो इसलिए फिर वो बस कहते थे कि तुम्हें शौक भी है। जी मुझे शौक भी था कि भाई मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। और ये भी देखें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है ना कि नॉर्मली हम भाइयों को देख रहे हैं, नहीं नहीं तुम मत जाओ मैं खुद कराता हूँ, तुम घर रहो मैं कराता हूँ। चोट लग जाएगी हाँ, या केयरिंग मोहल्ले वाले क्या भी होते कहेंगे? हैं। अदरवाइज कोई भी आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं नहीं फाइन यू शुड गो, और आप करके आए। तो ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आई हैव बीन सीइंग दिस विद माय फ्रेंड्स कि उनके लिए इतना इजी नहीं होता। मुझे जो चीज़ प्रिविलेज लगती थी ना, मुझे बहुत टाइम से रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे तो बहुत टोटली फ्रीडम है, मतलब विद माय पेरेंट्स विद माय ब्रदर्स। फ्रीडम भी नहीं, आई थिंक सबको ही होनी चाहिए इतनी पर्सनल लिबर्टी, तो कि वो जो एटलीस्ट अपना कम्यूट खुद कर सके। सही बात है, ये बड़ा ज़रूरी है। ब्रदर्स पे भी तो बर्डन नहीं होता ना, अगर आप पेरेंट्स के हवाले से देखें वो भी एक काइंड ऑफ बर्डनाइज ही हैं कि आप उनको बार बार कह रहे हो कि वो आपको छोड़ के भी आए हर जगह। तो इस लिहाज से आई ट्रूली बिलीव कि आपको यंग एज से ही बॉयज़ भी एंड गर्ल्स भी, बेशक आप ई बाइक्स जैसा कि आपने स्टार्ट में बोला, देयर आर ई बाइक्स जो कि अब आजकल स्टार्टअप हो गई हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद या लाहौर मेजर सिटीज़ के अंदर आप उनसे स्टार्टअप ले सकती हो, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि 18 से पहले बिगर बाइक्स देनी चाहिए। आई ऑल्सो डोंट बिलीव। और ज़रा देखिए अब वही वाली बात है कि जब ज़्यादा चलाना शुरू करेंगी ख़वातीन, तो जो हम बड़े शहरों की आपने बात की, ये ट्रेंड हम बाकी एरियाज़ में भी ज़रूर देख रहे होंगे। बट थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में भी बताएं। एक तो ये ट्रिप आपने बताया, उसके अलावा कौन सा ट्रिप है जो आपने किया? इसके बाद फिर मैंने एक ऑटम का ट्रिप किया, जो कि मेरा ड्रीम था कि मैं स्कर्दू का जो हमेशा एक ट्रैकिंग कॉर्नर है जो जिस साइड पे K2 है, जिस साइड पे सारे कराकरम के माउंटेन्स हैं, उन रेंजेस की बजाय मैं सेकंड साइड पे जाऊँ जो कि खपलू की साइड आती है, विच इज़ कॉल्ड एज गांचे डिस्ट्रिक्ट। अब उस साइड पे क्या कहते हैं एक फुरानो बॉर्डर है, वहाँ तक लेके जाना अपनी बाइक, क्योंकि वो टोटली रिमोट एरियाज़ हैं। वहाँ आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है आर्मी से, दे गिव यू परमिशन, आपको 1 डे का पास या 2 डे का पास मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ जाओगे। इट्स लाइक अ होल प्रोसीजर कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो पहले करना पड़ता है। लेकिन या इट वॉज अ बिग थिंग कि उन रिमोट एरियाज को हम नहीं देखते, हम कहीं यूट्यूब या पिक्चर्स में हमें दिखाई नहीं देते। मिनिमर्क साइड तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है इसको ओपन किया है फॉर एवरीवन, और वहाँ लोग जा भी रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त स्क्रीन पे आपके दिखा रहे हैं। इफ यू वांट टू शेयर कि किस वक्त की कौन सी तस्वीर है तो प्लीज बताइएगा। एक्चुअली दिस इज अ लोकल राइड टू द चकवाल कैनियंस। ओके, दिस वन चकवाल का ये रास्ता, ठीक है जी। और ये है खपलू की साइड, यहाँ पे ऑटम यहाँ का बहुत फेमस है, इसलिए हम उस साइड पे जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, आई थिंक इट्स ऑटम सीजन है ये। या उसे रंग बता रहे हैं। द बेस्ट टाइम टू ये सेम दैट वाज चकवाल कैनियन। एक्शन पिक्चर है जी, थोड़ा सा फ्लेक्स भी तो जरूरी है। और इसमें हेलमेट है जो हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं। जरूरी है जी, जरूरी है बहुत ज्यादा। सेफ्टी गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ ही कैमरा लगा तो आप साथ व्लॉगिंग भी कर रही होती हैं? या आई डू द व्लॉगिंग टू। अब ये पीछे सारा ना मैशबरम का एरिया है, यहाँ पे कोन्स हैं जो वहाँ की बहुत फेमस है, हल्दी कोन्स। हल्दी कोन्स के साथ आपको मैशबरम का व्यू पॉइंट दिखता है। मैशबरम एक 8000 माउंटेन है, ओके, तो उसका भी आपको साथ में। ओके जी, ये तस्वीरें थी। अच्छा, ये जो आपने अभी तो फुराना बॉर्डर का भी जिक्र किया, लेकिन जो ग्यारी सियाचिन ये इसी दफा था या इसी दफा ही था? मैं इसी साल जो ये इस साइड पे घांचे डिस्ट्रिक्ट की साइड पे गई हूँ, उसका मेन टारगेट ही यही था कि ग्यारी जाना है, कुंदूस जाना है, एंड देन दिस। थोड़ा सा पूरा अगर शेयर कर पाएं किस दिन आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ रुकी, कितने दिन का ये सफर था, रास्ते में कहाँ कहाँ आपको मुश्किल हुई, कहाँ कहाँ आपने ज्यादा एंजॉय किया? एक्चुअली 11 डेज का ट्रिप था और KKH से जाना पड़ा क्योंकि बाबू सर टॉप क्लोज किया हुआ था, जो कि एक अलग हेडेक है बाइक के थ्रू जाने में भी। इतना टाइम वेट करना पड़ता है आपको KKH के ऊपर भी। और फिर आप डायरेक्ट स्कर्दू गए हम लोग, और स्कर्दू से हम लोग ने अपना ट्रिप आगे स्टार्ट किया था कि फर्स्ट डे खपलू था, और खपलू के बाद फिर फर्दर मोर आपने बस बेस अपनी खपलू रखनी है, क्योंकि उससे फर्दर आपको
आर्मी जो वहाँ पे चेक पोस्ट है वो आपको 1 डे का देते हैं पास। तो जहाँ जहाँ आपने जाना है, आप खपलू से यहाँ गए, वापस आए, फिर देन इधर, वापस, वापस इधर, तो आप बेसिकली टच एंड बैक। या बट द बेस्ट टाइम इज कि अगर आप वाकई वहाँ पे जाना चाहते हैं ना, तो इट इज़ वेरी सीरीन एंड सीनिक कि आप लोग ऑटम में जाए, क्योंकि वो सारा डिस्ट्रिक्ट फेमस है ऑटम के लिए, अपने ऑटम लीव्स के लिए, ऑरेंज एंड ग्रीन। अग्रीड। वैसे सारे मौसम बहुत प्यारे हैं, बट हाँ आई एग्री कि जो ऑटम सीजन है, जिसकी तस्वीर में कुछ देर पहले दिखाई भी थी आपको, तो ऑटम सीजन में तो वाकई नॉर्थ का एक अलग नज़ारा होता है। ओह व्हाट्स दैट प्लेस? ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये शिवसा लेक है दियोसाई जाने का भी एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि वो एक हाईएस्ट होता है, पानी जितना नजर आ रहा है इतना ही नीला है। वाह। अगर इससे ज्यादा नीला लोग जो है ना बड़े कम वहाँ, इंसान बड़े कम मुझे लगता है अभी तक वहाँ पहुँच चुके, तभी इस पानी का नीलापन कलर जो है नीलापन ना रहता है। दिस इज द ग्यारी थिंग। ओके, यहाँ से आगे फर्दर है जो ये आगे अफगान आपको शोहदा अलाउ है नहीं जहाँ पर आप पहुंची। अलाउ नहीं करते, फिर आगे सियाचिन की साइड पे, ये कितना स्केरी लग रहा है। ये स्कर्दू की साइड, ये प्रॉपर बुर्ज हाइट टॉप लग रही है, एंड देन कॉर्नर पे है। इट इज 13,000 फीट ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई गॉड कारगिल हिल 13,800। अच्छा, बुर्जुल टॉप पे भी यू आर द सेकंड वन जो गई हैं? या ओके, मैंने बहुत कम खवातीन जो बाइक पर वहाँ पर पहुँची हैं, यू आर द सेकंड वन। अच्छा, ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है आपको इस सारे सफ़र में? ऑफ रोडिंग बहुत है। अगर आपको मिनी मार्ग देवसाई करना है तो उसमें टोटल ऑफ रोड है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने जस्ट यहाँ पे नॉर्मल रोड्स पे चलाया और आप चले जाओगे। आई थिंक अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड हो तो आप नथिया गली एंड इस साइड पे ऊपर मार्गला की साइड पे ऑफ रोड्स करें, लाजमी करें, खास तौर पे अगर आप एक एज अ फीमेल राइडर भी हैं तो। कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ किसी रास्ते में जा रही हैं और किसी ने पीछे से आवाज़ दी, बाजी आपका दुपट्टा, या किसी ने कहा स्टैंड ऊपर कर लें बाजी, और फिर जवाब क्या दिया? मैं तो वो सुनना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली क्योंकि डेली लाइफ में आई हैव टू वेयर ईस्टर्न टू, जवाब मैं मोस्टली नहीं देती। मतलब आई बिलीव मैं जैसे राइड करी होती हूँ, खासतौर जबकि हमारा हेलमेट वो काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रूफ है, आपको नहीं दिखता और ना ही पता चलता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, और जो कि बहुत अच्छा है। पर्सनली आई बिलीव आप सड़क पे निकले हो तो आप अपना रूट करो, अपना रूट मैप करो, और लोग आपको आई डोंट थिंक सो इतना तंग करते हैं लोग। आई डू अंडरस्टैंड बाकी लड़कियां कहती हैं एंड इट हैपन्स विद देम, हरासमेंट एंड ऑल दैट, बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ तो मेरे ख्याल से तो मैंने आज तक मेंस को हेल्प भी करते देखा। अच्छा, नहीं ये थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट मेरा होगा यहाँ पे, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी हरासमेंट को जस्टिफाई नहीं करती किसी भी तरह से। हम सब जितनी भी खवातीन जब घर से बाहर निकलती हैं, हम पॉजिटिव माइंड के साथ ही निकलती हैं। हम अपनी रोजी रोटी कमाने, हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने घर से निकलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। यस, ऐसे मर्द भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है जो कि ऑब्वियसली हरास भी कर रहा होता है। सो उसको एक्नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूँगी कि हमेशा जवाब दें। खामोशी जो है वो जवाब नहीं है इस सिचुएशन में। अगर कोई आपको आवाज़ें कस रहा है, आपसे बात कर रहा है, मुड़कर जवाब दें। ये शटअप कॉल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप बता सकें कि यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउड नहीं है कि आप मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं या आप मुझे किसी भी जुमरे में हरास कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारा बहुत अच्छा आप काम भी कर रही हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आप काम भी कर रही हैं। और वक्त बड़ा मुख्तसर था, इसलिए आपके माउंटेनियरिंग वाली चीज़ को फिर कभी हम ज़रूर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन विश यू गुड लक, जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहती हैं आप ज़रूर करें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं तालीम की। इससे पहले हमने बात की थी एडवांसमेंट की कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बट अब ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम करें कि किस तरह से तालीम में बच्चों और बच्चियों दोनों को जो एक यकसर मौक़े होते हैं उनको फ़राहम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में ज़ाहिर है हम ये देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमने किस तरह से हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाना है कि वो पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें या आगे अपनी पढ़ाई को परस्यू करें। सबसे पहले तो ज़ाहिर है माइंडसेट की बात होती है कि हमने इस माइंडसेट को चेंज करना है कि हमारी बच्चियों के लिए तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो फीमेल रेशो है इस कंट्री की वो कितनी
हैं और ऑब्वियसली उस पॉपुलेशन को अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, उस तरह से तरक्की नहीं कर सकता जिस तरह से उसको तरक्की करनी चाहिए। तो इसी वजह से हम अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना है और उनको तालीम के मौके जो हैं वो फराहम करने हैं। अब एक ऐसी शख्सियत को आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है जो कि बच्चियों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त भी वो काम करी और इसके अलावा भी बहुत सारा काम इससे पहले भी वो कर चुकी हैं। और इसी हवाले से ज़ाहिर है यूनेस्को प्राइज़ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन 2023 इस अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। फ़जर राबिया पाशा की मैं बात कर रही हूँ और फ़जर पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसकी और नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर भी हैं। इसके अलावा सबीन गर्ल्स एजुकेशन टास्क फोर्स की कन्वीनर और मेंबर भी हैं। बहुत से काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स उनका आपने जिक्र के काम कर भी रहे हैं। तो आज हम उनसे इसी मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। फ़जर साहब ने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लास्ट वीक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको एक और अवार्ड भी दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत। थोड़ा सा मैं इस अवार्ड से मुताल्लिक जानना चाहूँगा। ज़ाहिर है वैसे तो बहुत कंट्रीब्यूशन, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो स्पेसिफिक होती है जिसकी वजह से फिर अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो अवार्ड मिला उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या था? अच्छा, दीज वर कॉल्ड डिग्निटी अवार्ड्स। ओके। और ये उन लोगों को दिए गए जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो उसमें फिर अगेन मेरा काम जो है बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ और जेंडर को हम लोग किस तरह आगे लेकर आ सकते हैं, ख़वातीन को आगे कैसे लेकर आ सकते हैं, तो उसी बेसिस पे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं ज़ाहिर है उसमें जो लड़कियों की तादाद है वो ज़्यादा है और ज़ाहिर है हमें इस पर काम इसलिए ज़्यादा भी करना है। सो गवर्नमेंट लेवल पर क्या काम हो रहा है? बहुत से प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा भी हैं, थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को बता पाएँ आज हम कि किस लेवल पर अभी हम पहुँचे हैं, कितना बेहतर काम हुआ है? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तालीम का मसला है बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा स्केल है जो मसले का है, क्योंकि 26 मिलियन का जो है नंबर, 26.2 मिलियन टू बी एग्जैक्ट का जो है नंबर है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है। हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो आखिरी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, तो 26 मिलियन, एक 2.5 करोड़ से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं इस वक्त बच्चों की। और जैसे आपने कहा कि उसमें फिर बच्चियां ज़्यादा हैं, तो इसमें एक बहुत मल्टीपल लेवल पे इस वक्त जो है ना काम चल रहा है। और जो गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशली जो 2-3 चीज़ें जो बहुत मैं समझती हूँ कि अहम हुई हैं इस साल, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस की, उसको नाफिज कर दिया। तो वो उससे ये हुआ, ये कोई 6-7 महीने पहले की बात है, उससे ये हुआ कि एकदम से हमने ये देखा कि सेक्टर में तेज़ी आ गई। तेज़ी आने का मतलब ये कि सब को समझ आ गई कि इस वक्त ये अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, ये स्टेट की प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोग जो नहीं इंगेज थे या स्टेक होल्डर्स नहीं इंगेज थे वो इसमें प्रोसेस में इंगेज हो गए। इसी तरह क्योंकि जब आप क्राइसिस इतना बड़ा, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक क्राइसिस है, उसके बाद लर्निंग कितनी अच्छी एक्चुअली स्कूल्स में हो रही है, बच्चों को कितनी अच्छी तालीम मिल रही है, वो एक अलग क्राइसिस है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये आपके दो अलहदा इस वक्त बेसिकली इश्यूज़ हैं। तो इसमें बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स, डोनर्स, टेक्निकल पार्टनर्स, ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी जो बहुत अच्छा काम दुनिया भर में कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कर रही हैं, जो पाकिस्तान में नहीं थी इंगेज, वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। तो वो इस चीज़ से ये होता है कि जो जहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो एडिशनल सपोर्ट मिल जाती है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने देखा कि बहुत सारे सिर्फ इस्लामाबाद लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे हमने देखा बहुत तेज़ी आई। बलूचिस्तान एक हमारे लिए बहुत अहम एग्जांपल है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बलूचिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन इस वक्त अगर आप जाके बलूचिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे या लिटरेसी के डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि दिन रात इस वक्त काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एजुकेशन इमरजेंसी को इन रियल टर्म्स इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन ग्राउंड। लेकिन इसके लिए बड़ा मसला हमारा जो ये है वो ये है कि आपको इतना बड़ा फंड चाहिए इतने सारे बच्चों को स्कूल लाने का, क्योंकि मसला ये नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते या बच्चियां स्कूल नहीं आना चाहती, मसला ये है कि स्कूल्स मौजूद नहीं है, कि वो होंगे तो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर इशू में जब हम बात करें कि वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, ज़ाहिर है उसमें तकरीबन तमाम ही जो बच्चे हैं वो उन इलाकों से उनका ताल्लुक है, उन घरानों से उनका ताल्लुक है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दैट्स वाई वो नहीं अफोर्ड कर पाते। और इसमें भी स्टेट की चूंकि जिम्मेदारी सबसे पहले और ज़्यादा भी है, जिम्मेदारी है एक्चुअली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट की। लेकिन चूंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इशू में तो स्टेट नहीं करना
करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वॉशरूम्स फैसिलिटी भी हो, डिजायर है उसके बाद टीचर्स, स्टाफ, क्लासरूम्स, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, आपके ये ना हो कि मीलों दूर आपको जाना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज अनदर चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए पर्टिकुलर जब हम ये करते हैं इसको, जब हम इसको हम वी रियली डिग डीप इनटू द प्रॉब्लम, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा अगर जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं कि अच्छा अगर स्कूल है मौजूद फॉर एग्जांपल लेकिन डिस्टेंस पे है, और जैसे आप बताया कि माँ बाप जो मोस्टली वही हैं जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के अंडर रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बच्ची के लिए गाड़ी लगवाएंगे, बस लगवाएंगे, या उनके पास गाड़ी होगी, बाइक होगी, वो छोड़ देंगे। जहाँ होती है मौजूद वहाँ पेरेंट्स करते हैं। तो मैं इस चीज़ के मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये नहीं है कि हमारे माँ बाप बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाना चाहते। मसला ये होता है कि हम वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज है वो ये है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत 2-3 जो अहम काम इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इस साल किए हैं कि जैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहला काम किया कि आपकी एजुकेशन इमरजेंसी को ऑफिशियली उन्होंने कहा कि कर दिया, और एक अदर एजुकेशन टास्क फोर्स सेटअप की जो वो खुद चेयर करते हैं। तो वो ये चीज़ें होती है ना कि ये शो करती है कि आपकी कमिटमेंट, और इसका मतलब है कि हर क्योंकि तालीम जो है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो इसमें प्रोविंसेस का एक्टिव होना, जब तक प्रोविंसेस नहीं एक्टिव होते तब तक काम ऑन ग्राउंड नहीं होता, उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो सकती। फजल साहिबा, एक छोटी सी चीज़ अब मैं चाहूँगी थोड़ा हम इसके ऊपर भी बात करें कि माइंडसेट कितना चेंज होता है। आपने देखा है पहले हम यही बात कर रहे होते थे, या अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसी हैं कि जहाँ पर बच्चा और बच्ची है, और अगर फंड्स की कमी है घर में भी, तो प्रेफर किया जा रहा होता है कि बच्चे को स्कूल भेजा और बच्ची को स्कूल ना भेजा जाए। इस माइंडसेट में अभी पिछले कुछ चंद माह से क्या एफर्ट्स की गई हैं, और ये इस माइंडसेट आपने इसको कितना चेंज होते हुए देखा है अभी? देखिए, ये माइंडसेट एग्जिस्ट करता है वेरी अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके कल्चर नॉर्म ये है कि बच्ची की शादी हो जानी है और उसने अगले घर चले जाना है, लेकिन जो बेटा है उसने घर रहना है, उसका काम करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसी ने आगे सारा जो है उसने देखभाल करनी है, घर चलाना है, ही इज़ द ब्रेड अर्नर। तो वहाँ पे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो बच्चे की तालीम में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जैसे वो हम स्कूल की बात करें कि अगर डिस्टेंस पे स्कूल है बहुत ज़्यादा, तो वो लड़के के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किसी ना किसी तरह वो कर देंगे, तो वहाँ पे वो प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको ये समझ नहीं आती कि बच्ची के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, और तालीम का खाली मकसद ये नहीं है कि उसने बड़ों के काम करना है। तालीम आपको पूरी आपकी सारी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है, आपकी फाउंडेशन क्रिएट करती है इंसान की, आपको तरबियत होती है, आपको एक अच्छा सिटीज़न, आपका मुल्क का जो है, आपको पता है बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, तो उसमें हर किसी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके पास ये चीज़ें ये अब टूल्स जो हैं हमारे बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें यहाँ पे हमारे माँ बाप से गलती होती है, और इसमें काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त एडवोकेसी कैंपेन्स चल रही हैं, जो जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अब आप देखेंगे कि जो स्पेशली डोनर फंडेड प्रोग्राम्स हैं, उनमें बच्चियों को प्रायोरिटाइज़ किया गया है। जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम है जो ख़त्म हो रहा है वो 3 साल के बाद, तो उसमें टारगेट ये था कि उस पूरे प्रोग्राम में, वो केपी और बलूचिस्तान में चला, कि 60% मिनिमम उसमें टारगेट होगा बच्चियों का। तो उससे ये चीज़ें जो हैं वो आप जब इस तरह के टारगेट्स सेट हो जाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो ऑन ग्राउंड आपके एक्टर्स हैं, जो एक्चुअल चेंज मेकर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, वो चीज़ें उन तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। उनकी बहुत सारी अवेयरनेस रेजिंग और ट्रेनिंग भी होनी होती है इसमें, क्योंकि हमारा पूरा का सिस्टम जो है ना, उसमें रिफॉर्म्स की, चेंज की ज़रूरत है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग इसी चीज़ के ऊपर कि बच्चों की तालीम कितनी ज़रूरी है। अगर बच्ची आती है तो उसको अलहदा किस्म के चैलेंजेस होते हैं, लड़कों को उस तरह के शायद चैलेंजेस ना हो। जैसे आप अभी हरासमेंट की बात कर रही थी, तो हरासमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारी बच्चियों के लिए। तो बच्चियों ने किस तरह उसको डील करना है, तो टीचर की अपनी कैपेसिटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि उसने बच्ची को क्लास में अलिफ बे पे या ABC या 1 2 3 कैसे सिखाना है, सोसाइटी में मूव होना भी उसने सिखाना है। पूरा उसका जो है ना, उसकी होलिस्टिक अप्रोच बच्ची की तालीम की तरफ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और मैं देखती हूँ कि हम जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो स्कूल इज़ नॉट जस्ट एक्सेस टू एजुकेशन हमारी बच्चियों के लिए।
हमारी बच्चों के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम बात भी नहीं करते हैं क्योंकि मुआशरा उसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपने कहाँ से चेंज लेकर आना है, वो चेंज वहाँ से आएगा जब टीचर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर हमारा एसेट है, पाकिस्तान के लिए टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है इस वक्त। उस टीचर की अच्छी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्ची को किस तरह सपोर्ट करना है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात आ जाती है, बहुत हरासमेंट के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स इस तरह के लिए जा रहे हैं और इस तरह पिछले 6-7 महीने में जिस तरह से तालीम एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई ताकि जितने भी पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो प्लान्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं उनको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और ऑब्वियसली उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज फजल साहिबा बता रही हैं कि वो उन्होंने ख़ुद भी देखा और ऑब्वियसली बात है कि उसी तरह से वो चेंज आगे हम फर्दर जो है फ्यूचर में हम उसको एक्सपेक्ट भी करते हैं। अच्छा फजल साहिबा, अभी जो है कुछ आप हमारी बच्चियाँ इस वक्त जो घर भी बैठी हुई हैं उनके साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप शेयर कर सकती हों कि वो किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकती हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी या फिर एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा देखें, अगर तो बच्ची के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो फिर तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर वो घर में भी बैठी है उसको नहीं मौका मिल रहा बाहर जाने का तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह यूज़ करना है क्योंकि अब ऑनलाइन आपको इतनी ट्रेनिंग्स, आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल जाता है कि आपको जिस आप समझें कि सेक्टर में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसके बारे में सीख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो बहुत, एक तो आप बात करते हैं हम टेक्निकल स्किल्स की या वोकेशनल स्किल्स की, स्किल सेट की, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें। अब हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए चलाते हैं जो 9th और 10th ग्रेड की बच्ची हैं और उसमें उसका फोकस ही यही है कि बच्चियों के सॉफ्ट स्किल्स किस तरह डेवलप करने हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो हम देखते हैं अपनी क्लासरूम्स में स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो बहुत ज़्यादा इस तरह के घरानों से आती हैं जहाँ पे पॉवर्टी का इशू है या कल्चर की बहुत ही ज़्यादा समझें कि वो डिवीज़न होती है बच्ची और बच्चे में कि बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा, उसमें ना बात करने का कॉन्फिडेंस होगा, ना अपनी ख्वाहिशात एक्सप्लेन करने का कॉन्फिडेंस होगा या वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हमारा ये प्रोग्राम बच्चों को पर्टिकुलरली फोकस करता है कि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्पेशली वर्क प्लेस पे। जैसे ये चीज़ें सारे आपको साथ साथ ये स्किल्स आपको मिलने चाहिए कि जब आप काम पे कर रही हैं और काम में अक्सर वर्क प्लेस हरासमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज होता है तो आपने उन चीज़ों को किस तरह डील करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं हम, टीम वर्क कैसे करते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड स्पेशली कि आपने क्या आपके स्किल्स बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ये चीज़ें। लेकिन अगेन मैं बात ये करूँगी कि ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन भी मिलता है, अवेलेबल है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब, अगर आपके पास एक्सेस टू इंटरनेट है, आपके पास कोई डिवाइस है, फ़ोन है, जो भी है, आप अपनी स्किल्स बिल्डिंग के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डिंग जो है उस पर भी साथ में फोकस करें क्योंकि आपको जब मौका मिलेगा ज़िंदगी में बाहर निकलने का वो स्किल्स आपको काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, इतना ज़्यादा क्योंकि वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम फिर वही बच्चियाँ जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, ज़ाहिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में तो ज़ाहिर हम बात उनकी कर रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको स्कूल लाना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कितना हम रोल प्ले कर सकते हैं? जब हम इससे पहले इंटरनेशनल डोनर्स की बात भी कर रहे थे, प्रोग्राम्स की बात भी कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स एज वेल, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, और अगेन मैं ये कहूँगी कि हमने बहुत सारा चेंज देखा है 1.5-2 साल में पिछले, कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट ने बहुत ओपन अप कर लिया अपने आप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए। एक टाइम था जब हम कहते थे बड़ा, हर कोई एक ही चीज़ कहता था। मैं जब इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आई थी तो वहाँ पे बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती थी तो हर कोई कहता था कि यहाँ नहीं होता ऐसे, गवर्नमेंट नहीं एंटर होने देती, किसी के साथ काम नहीं करती। लेकिन ये पिछले 1.5-2 साल में इतना चेंज आया क्योंकि एक्चुअली नीड इतनी ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा करने वाला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर गुजारा भी नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक अपना स्किल सेट लेकर आता है, इनोवेशन लेकर आता है। वो जो भी प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ज़्यादा बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी होती है, बेहतर क्वालिटी के साथ भी होती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस है, आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, वहाँ पे आपकी अप्रोच भी चेंज करने की ज़रूरत है कि आप क्या अप्रोच लेकर आते हैं कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं
तो मैं उस 10 रुपए से एक बच्चे को पढ़ाऊँ कि मैं उससे 5 बच्चों को पढ़ा लूँ। सही बात है। तो हमने ये हमारी अप्रोच होनी, ये हमारा प्रोसेस, हमारा माइंडसेट, ये हमारा अपना माइंडसेट ये होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने हर चीज़ को बेहतर तरीके से करनी है और अपने जो है आप समझें कि कॉस्ट कटिंग करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ, और उसमें बच्चों को इंसेंटिव भी तो दिया जाता है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं गवर्नमेंट के, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, तालीमी वज़ाइफ, ताकि बच्चियाँ स्पेशली इनकरेज हों। आई एम श्योर दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आगाज़ में आपने कहा कि वो चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल जाए, लेकिन हम बच्चों पे फोकस इसलिए भी ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा है। फ़रज़ साहिबा, आखिरी में कुछ बात जो आप ऐड करना चाहती हूँ? बस आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगी कि जितने हम सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिसके पास थोड़ी सी भी कैपेसिटी है किसी एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, किसी एक बच्ची को पर्टिकुलरली सपोर्ट करने के लिए, तो प्लीज़ वो करें आप। चाहे इसका मतलब ये हो कि जैसे हमारे सिटीज़ में, हमारे शहरों में, घरों में ख़वातीन काम करती हैं, उनकी बच्चियां उनके साथ आके उनकी मदद कर रही होती हैं, तो वो जो बच्चियां अगर आप इतना भी कंट्रीब्यूशन कर लें तो ये मुल्क में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। करना मुश्किल भी नहीं है, इसको अपने फ़र्ज़ समझ के करें कि आपने पे बैक करना है अपनी सोसाइटी को, उन बच्चों के लिए आपने स्पेशली सपोर्ट करना है। फ़र्ज़ साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, अहम मौजूद पे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।